जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जी हाँ, प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस में भी पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएस पेपर 2 में लगभग आधा पेपर हर साल पॉलिटी के सेक्शन से ही बनता है। और अगर आप इस पॉलिटी के सेक्शन को अच्छे से कवर कर ले तो आप जीएस पेपर 2 में 110 120 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 126 मार्क्स का पेपर सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन से बन रहा है। बट एक्चुअली पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पर यूपीएससी रेपिटेटिवली क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थीम्स है जिस पर यूपीएससी लगातार आपसे जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ रही है। और यहां पर मैं जो फोकस करने वाला हूं वो पॉलिटी का सेक्शन होने वाला है। अब पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी का मतलब हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जो भी प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स जो है उनको अंडरस्टैंड करते हैं और ये देखते हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पीडीएफ मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप अगर चाहें आप वेबसाइट से इसे एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे के सारे टॉपिक जो है इन्हें पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थीम जो निकल कर आती है दैट इज फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन 2013 से लेकर 2024 तक इस थीम से पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, क्वेश्चन का टोन क्या होता है, थोड़ा वो देखिएगा। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग अ ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में फेडरल सिस्टम हमने जरूर लगाया, लेकिन हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में फंक्शन करते हैं, मतलब हमारा सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पर क्वेश्चन जो था उसकी डिमांड यही थी, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इंडिया में कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लगा पा रहे। सिमिलरली 2019 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। इनफैक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक सब थीम है जिस पर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं, 3 क्वेश्चंस। ऐसे ही फिस्कल फेडरलिज्म ये भी एक सब थीम है और इस पर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2013 से लेकर 2024 तक यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जाम में पूछे। जब आप फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन था, असेस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म में फाइनेंस कमीशन की क्या इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्या रोल होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इंटरस्टेट डिस्प्यूट, जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट चलते हैं तो उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स 2018, 2 क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं। सो ओवरऑल अगर देखेंगे मोटे मोटे तौर पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है, फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आपको पहले ही फेडरलिज्म और फेडरलिज्म से रिलेटेड जो अलग अलग एंगल्स है, जैसे हम एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है, सेंटर स्टेट के बीच में किन किन चीजों को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, अगर ये डिस्प्यूट होते हैं तो कैसे इन्हें पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या सिफारिशें दी गई हैं, क्या अलग अलग सजेशन दिए हैं अलग अलग कमीशन ने, जैसे सरकारिया कमीशन हो गया, पंची कमीशन हो गया। आपको वो डायमेंशन पहले से प्रिपेयर कर लेनी है, बिकॉज हमें पता है कि भाई 1 से 2 क्वेश्चन इस डायमेंशन पर जरूर आएंगे, क्योंकि लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो पहली हो गई फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जुडिशरी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशरी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स से भी 10 से 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन किन सब थीम्स पर होते हैं, किस टाइप से होते हैं, तो 2017 में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। नाउ जुडिशियल रिव्यू एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स। अब ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है बट इसकी डायमेंशंस बहुत सारी है। और आप देखिएगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जब आप स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पर जाएंगे तो आपको आर्टिकल नंबर 13 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, जहां से जुडिशियल रिव्यू की मेजर पावर आती है। आपको फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल देना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 32। आपको 226 के अंडर हाई कोर्ट की जो पावर है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो स्कोप काफी ब्रॉड हो जाता है, आपको अलग अलग डायमेंशंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन डायमेंशंस में आपको सोशल डायमेंशन,
इकोलॉजिकल डायमेंशन वो भी हाईलाइट करनी पड़ेगी, कैसे जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल किया गया जुडिशरी के द्वारा, जिससे सोशल स्फीयर में लोगों को उनके राइट्स दिलाए जा सके, जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। वो सारी डायमेंशंस ओपन अप करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, बट आपको इसकी डायमेंशन ओपन करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक और सब थीम है पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड जुडिशियल एफिशिएंसी। हमने देखा इंडिया में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े। हमारे यहाँ हायर जुडिशरी में बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट 40% वैकेंसी पे काम कर रहा था, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन इंडियन कोर्ट्स। कैसे हम जो इंडियन कोर्ट्स है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उसको कम करने में असफल रहे हैं, उसके क्या क्या कारण है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। और जब वो चैलेंज पूछते हैं तो चैलेंज के बाद आपको कुछ सजेशंस भी देने होते हैं, आपको कुछ सुझाव जो है वो भी देने पड़ते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही जुडिशियल ओवररीच, ये भी एक सब थीम है। हैज द जुडिशरी ओवरस्टेप इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, 2021 में पूछा गया। जुडिशियल ओवररीच का मतलब यह है जब जुडिशरी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाती है और वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेती है जो उसे शायद नहीं लेने चाहिए, जिसकी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी और लेजिस्लेचर इनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, जिस वजह से जुडिशरी अपनी जुरिस्डिक्शन को जंप करती हुई नजर आती है। जैसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया था, जो उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी होती है, तो उस बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जुडिशरी भी एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है और जुडिशरी के ऊपर भी आप देख रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन आए। क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट थीम है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी। आप क्या कीजिएगा, गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट का नाम टाइप कर दीजिएगा, यूपीएससी टॉपर्स हब। यूपीएससी टॉपर्स हब, जब आप नाम टाइप कर देंगे यूपीएससी टॉपर्स हब तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो ये फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन, इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा। जब आप यहां आ जाएंगे तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम, यहां पर एक सबसेक्शन बना है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। ठीक है, एक सेकंड, तो यहां पर जाइएगा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चले जाइएगा। जब आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाएंगे तो यहां देखिएगा प्रीलिम्स से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। इसके साथ साथ जीएस पेपर 1 जो होता है, सॉरी ओवरऑल जो पेपर 1 होता है, मतलब हमारा एसए का पेपर, एसए के पेपर में कौन कौन सी सबसे ज्यादा रिपीटेड थीम्स हैं जिन पर यूपीएससी ने 2013 से लेकर 2024 तक क्वेश्चंस पूछे, मैंने वो भी अपलोड कर दिया। इसी के नीचे ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा मैं, ये भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है जीएस पेपर 2 जब आप प्रिपेयर करें, एंड इफ यू आर टारगेटिंग 120-130 मार्क्स इन जीएस पेपर 2 तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपको गाइड करेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो यहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और ये दोनों पीडीएफ भी यहाँ अपलोडेड है, प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थीम जो हम डिस्कस करने वाले थे वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम और लेजिस्लेचर, इस पर भी 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो एक सब थीम है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2016 में आया था, डिस्कस द रोल ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन स्टेबलाइजिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। 1960s 70s में इंडिया में डिफेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती थी पॉलिटिकल सिस्टम में। उस इंस्टेबिलिटी को खत्म करके स्टेबिलिटी इंश्योर करने के पर्पज से लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। देन लेजिस्लेचर की जो पावर्स होती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई, तो उस पर क्वेश्चन है एग्जामिन द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में गवर्नर्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस का यूज करके टेम्परेरी लॉज बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ की कैटेगरी में आ जाता है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रोवर्सी है, जैसे कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर वो मलिफाइड इंटेंट से कोई ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, जिसको लेकर आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी इशू की है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी उठ सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, मतलब वो बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू टेम्परेरी लॉ बना रहे हैं। वो कोशिश नहीं कर रहे कि ऑर्डिनेंस लैप्स होने के बाद उसी से रिलेटेड कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो सक्सेसिव रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक ब्लफ, एक फ्रॉड कहा है।
2017 में कृष्णा कुमार केस में, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर क्वेश्चन है। देन रोल ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष की एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उस पर इवैल्यूएट द रोल ऑफ ऑपोजिशन इन इंडियन डेमोक्रेसी, की भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है, उस पर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थीम आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के ऊपर, उसके रोल के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, जैसे 2019 में बना था। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन का रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कंडक्ट कराएगी, बस वो सिंपल स्टेटमेंट दे दी गई और आपसे कहा गया कि आप डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, कैंडिडेट्स को की क्वालिफिकेशन को टेस्ट करना, कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट को सिफारिश भेजना, रिकमेंडेशन सेंड करना, ये सारी भूमिकाएं जो है, सारे रोल जो है, ये इलेक्शन कमीशन प्ले कर रहा है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। ऐसे ही सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडिया में कहा जाता फाइनेंशियल वॉचडॉग सीएजी को, उसके ऊपर एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीएजी इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली अदर बॉडीज, इसमें जैसे एनएचआरसी का रोल हो गया, सो इवैल्यूएट द रोल ऑफ एनएचआरसी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्योंकि एनएचआरसी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज, और बेसिकली उनका मैंडेट क्या, उनका रोल क्या, उनकी भूमिका क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है, उसके ऊपर सवाल। सिमिलरली पांचवी जो इंपॉर्टेंट थीम हमारे सामने आती है वो है लोकल गवर्नेंस एंड पंचायती राज। अब लोकल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर अगर मैं बात करता हूं, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है वो पंचायती राज पर बनता है, बट मेंस में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज दोनों को लगभग इक्वल वेटेज दी जाती है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर 2016 में क्वेश्चन बना था, हाउ हैव द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट स्ट्रेंथन्ड लोकल गवर्नेंस, कि भारत में 73rd मतलब पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने लोकल गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया, पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है, ग्राम सभा जैसी बॉडीज की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर हो रही है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। ऐसे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया, कि हमारे यहाँ जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। तो चाहे आप बात करें कि पावर्स डिवॉल्व नहीं की जा रही, प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, वहां काम करने वाले जो फंक्शनरीज होते हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, तो लोकल बॉडीज के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक स्पेशल कैडर नहीं होता, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है, पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, उस टाइप का नहीं है। तो आपको वो सारे पॉइंट्स जो है यहाँ इनुमरेट करने थे। ऐसे एनालाइज द रोल ऑफ विमेन रिजर्वेशन इन स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 2018, तो फीमेल का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, उसके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस, तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2017 में क्वेश्चन था, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही 2019 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करती है, ये इंश्योर करती है कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर का मिसयूज ना करे, फेडरलिज्म उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको प्रिजर्व किया जा सके, तो वो जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन था। देन 2021 में क्वेश्चन था, हाउ डज पार्लियामेंट इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, कैसे पार्लियामेंट हमारा जो एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आर होता है, बजट पास करना होता है तो लोकसभा से आपको परमिशन लेनी होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। सो सिक्स्थ थीम है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट है सेवेंथ थीम गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, 5 से 7 सवाल इससे भी पूछे गए हैं। 2016 में क्वेश्चन था, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ आरटीआई ऑन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्या इंपैक्ट है गवर्नेंस के ऊपर, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था।
2020 में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ हैज ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और 2018 का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ लोकपाल इन कॉम्बैटिंग करप्शन। तो ओवरऑल कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सकती है, कैसे गवर्नेंस को बेटर किया जा सकता है, गुड गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं, कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, उन थीम्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 7 मेजर थीम्स निकल कर आती है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट अफेयर्स से लिंक होकर आ जाएंगे, तो वहां तो हम पूरे साल करंट अफेयर्स फॉलो कर ही रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ये 7 मेजर थीम्स है जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, और अगर हम इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे देन डेफिनेटली मेंस में जीएस पेपर 2 में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जो हमारा टारगेट है 120 125, वो जो एक स्कोर है जो बहुत ईजी नहीं है अचीव करना, हम वहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि पहले से ही हमने इन थीम्स को प्रिपेयर किया। इसके अलावा भी कुछ और क्या ट्रेंड रहे हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक को किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं अपने आंसर्स को, वो भी यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वेबसाइट पर जाना है, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर सब। जब आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ नीचे की तरफ फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी तैयारी में गाइडेंस चाहिए, या फिर आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंटोरशिप का बैच, फाउंडेशन बैच और पीएसआई और ऑप्शनल के बैचेस ये आपके लिए अवेलेबल है। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे सारे बैचेस के ऑप्शन आपके पास है। इनफैक्ट जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर करेंगे आपको सबसे पहले बैचेस जो है वो दिखाई दे जाएंगे आप। तो कॉम्बो बैचेस भी है, कॉम्बो का मतलब होता है 2 बैचेस कंबाइंड, कॉम्बो बैचेस भी हमारे पास है। अगर आप फाउंडेशन बैच को पीएसआई और ऑप्शनल के साथ कंबाइन करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शनल को मेंटोरशिप के साथ कंबाइन करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब फाउंडेशन में एडमिशन लेना है या फिर मेंटोरशिप में, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि फाउंडेशन में ज्यादातर वो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, जिनका अभी सिलेबस भी फिनिश नहीं हुआ है। और मेंटोरशिप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना सिलेबस खुद कवर किया है, या फिर वो अपना सिलेबस खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर कर रहे हैं, बट वो हमारी हेल्प चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें छोटे छोटे टारगेट्स दें, उन टारगेट्स को अचीव करने में हम उनको गाइड करें, उनकी हेल्प करें। जब टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद हम उन्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दें, उस पर फीडबैक दें, मॉडल आंसर्स दें, वो सब हो जाता है हमारे मेंटोरशिप के बैच में। तो सारे बैचेस अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच में 22 तारीख से नए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहे हैं, आप इनमें जुड़ सकते हैं। पीएसआई और ऑप्शनल का भी बैच अवेलेबल है, मेंटोरशिप के बैचेस भी है, जिसमें भी एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है बैचेस को लेकर, तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ चले जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में नंबर दिया गया सपोर्ट का, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपका डाउट होगा बैचेस से रिलेटेड, वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपकी जीएस पेपर 2 पॉलिटी की प्रिपरेशन में। थैंक यू, जय हिंद।